हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम जीएस रैपिड फायर की ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। ये जीएस रैपिड फायर बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, जिसमें सभी विषयों के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1999 से अब तक पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। ये पूछे गए प्रश्न एग्जाम में आपके लिए रामबाण भूमिका अदा करते हैं। अगर आपने एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो एग्जाम में आपकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में प्रश्नों की प्रवृत्ति जो होती है वो रिपीटेशन की होती है। अभी 27 जुलाई को जो आपका यूपी आरओ का एग्जाम है, उसमें ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और जो ये सीरीज है पूरी, मैं 10 से 15 दिन के अंदर आपको 10 दिन के अंदर जहां तक मैं कंप्लीट कर दूंगा और आपको उपलब्ध करा दूंगा, जो आपके अंतिम समय में बेड़ा पार सीरीज होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 40 से 50% क्वेश्चनों की प्रवृत्ति जो होती है वो रिपीटेशन की होती है। और ये 25,000 जो क्वेश्चन है, 25,000 प्लस क्वेश्चन जो हैं, वो आपके सभी आयोग में पूछे गए क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस का जो भी एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत सहायक होगी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास जो है वहां से अपनी क्लास, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, उसके बाद फिर ज्योग्राफी या हम इकोनॉमी या साइंस से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है वो हमारी क्लास होगी प्राचीन भारत का इतिहास। तो आइए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो इतिहास में सबसे पहला सेगमेंट आता है प्राचीन इतिहास में, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां। तो इंडियाज प्री हिस्टोरिक कल्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाइए। तो ये देखिए, आरओ आरओ मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, और कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यही आपका पीटी में रख देगा। तो ये आप क्रम याद रखिएगा, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में क्रम कौन सा है? महदहा, लेखिया, पैसरा और बीरभानपुर। तो ये जो क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये सारे लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसी में सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। और यही क्वेश्चन एक से दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण औषधि है इस समय। क्वेश्चनों जो पीवाईक्यू है, भले ही आप बुक से पढ़िए, लेकिन पीवाईक्यू आप जरूर लगाइए। पीवाईक्यू से आपका दिमाग खुलता है, आपको ये पता चलता है क्वेश्चनों के पूछने की टेंडेंसी क्या है लोक सेवा आयोग की, और आगे वो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ सकता है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान। तो नेवासा जो है वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ईसमपुर कर्नाटक में। डीडवाना राजस्थान में। गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु में पड़ती है। नेक्स्ट की बात करें, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार या आखेट था। वह स्थल जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं तो ये मेहरगढ़ है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लोहरा देव से मिलता है। और ये जो बुक आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको घटना चक्र जो है वो भी पढ़ने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, क्योंकि घटना चक्र में भी आपका ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेशन वाले हैं, बस उसमें व्याख्या दी होती है। वो व्याख्या आपके लिए लाभान्वित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं तो बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? आदमगढ़ से। और उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ तो मध्य पाषाण काल में। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया तो गुप्त कराल से। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं तो बुर्जहोम गुप्त कराल से। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल संबंधित है तो संगन कल्लू से। राग का टीला जो है वो संगन कल्लू से आता है। संगन और राग का टीला जो है वो नवपाषाणिक पुरा स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं वो विंध्य क्षेत्र से मिलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो जौ था, जिसे यब भी बोलते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया किसने? भारत ने। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक ही कब्र से 3 कंकाल जो निकले हैं वो कहां से निकले हैं? तो ये जो निकले हैं ये दमदमा से निकले हैं। दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय
जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो लेखिया है। भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है तो पंजाब का। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो अंतरजी खेड़ा है। ताम्रासन काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे तो कहां? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह, ये तीन युग जो हैं इनका तीन में विभाजन किया, पत्थर का, फिर कांसे का, फिर लौह का, तो थॉमसन ने किया था। भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे ये सबसे पहले आप घटना चक्र उठाएंगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको हिस्ट्री में। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था किसने? एच डी सांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं तो शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है तो मध्य पाषाण काल से। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है उसका बात करते हैं तो हड़प्पा स्थल है और उसमें फसलें हैं तो चानुधड़ो जो है वहां से सरसों प्राप्त हुई। हड़प्पा से तिल और कुंतासी एक स्थान पड़ता है वहां से कोंदो और हुलास से धान। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य कहां से मिलते हैं तो धौलावीरा से। जल संरक्षण की उन्नत प्रबंधन प्रणाली थी यहाँ पर। हड़प्पीय स्थल पुरा स्थल बनावली कहाँ स्थित है? रंगोई नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरा स्थल से नाव के चित्र का मॉडल प्राप्त हुआ है कहां से? मोहनजोदड़ो और लोथल से। और लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल ये गुजरात में पड़ता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन है तो शिव का जो वाहनी है वो क्या है? सांड या नंदी जिन्हें बोल सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है तो क्या करता है? आलमगीरपुर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है तो ये लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है तो लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका तो सर जॉन मार्शल थे ये। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया ये सर जॉन मार्शल ही ने किया था। इन्हीं ने यह शब्द दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है तो पुरातत्व संबंधी खुदाइयां जो हैं वो इस पर प्रकाश डालती हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो आलमगीरपुर और हुलास है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो धौलावीरा से मिले हैं। एक जुते हुए खेत की खोज किसने की? खोज की गई थी तो ये कालीबंगन से की गई थी। जुता हुआ खेत में कहां से मिला? कालीबंगा से। तो हमें यह भी पता चला कि वहां उस समय मतलब खल भी था। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है तो राखीगढ़ी है। आदिसंग के हड़प्पा स्थल स्थित है तो ये कहाँ है? सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है तो पूर्व आर्य से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये प्रचलित थी मूर्ति पूजा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है तो पुरातात्विक खुदाइयां जो हैं उनसे हमें हड़प्पा की जानकारी मिलती है। अवेस्ता और ऋग्वेद जो दोनों क्या हैं? ये ग्रंथ हैं। अब ऋग्वेद का तो भारत से संबंध है तो अवेस्ता का ईरान से है संबंध। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट की बात करें हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है तो वो कौन सा है? बनावली है। वह स्थान जहां से शिव शव पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं तो हड़प्पा ही है। सिंधु घाटी की सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी बंदरगाह कौन सा था तो ये लोथल है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है कहां से? गुजरात में। नेक्स्ट टॉपिक की प्राचीन काल के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज युद्ध, इसी दशराग युद्ध भी बोल देते हैं,
तो ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसी को हम आज रावी बोलते हैं। पुरुषनी नदी को आज रावी बोलते हैं। पुराणों में 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है, तो कौन किसमें? मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है, तो ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है किसे? ऋग्वेद को। अब वेद और उनके ब्राह्मणों की बात करते हैं, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? तो कौशिकी और इतरे ब्राह्मण। यजुर्वेद के शतपथ तैतरीय ब्राह्मण और सामवेद के पंचविश षड्विश अद्भुत जैमिनी प्राप्तण और अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण वाला क्वेश्चन 3 स्टार लगा लो, ये बहुत पूछा जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा के जो एग्जाम होते हैं उसमें। एक वेदांग नहीं है, क्या नहीं है? स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था, तो राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो ऋग्वेद है। महाभारत का उपनाम क्या है? तो सत सहस्त्र संहिता नाम है। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है किसमें? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। नेक्स्ट की बात करें, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है, तो ये सामवेद। ऋग्वेदिक धर्म था तो बहुदेववादी, बहुत से देवताओं को मानता था, तो ऋग्वेदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी। ऋग्वेदिक काल में जनता विश्वास करती थी, तो बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में ही किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो ये इंद्र से संबंधित हैं। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वो भी ऋग्वेद है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो भी ऋग्वेद में मिलता है। यव, ऋग्वेदिक में उल्लेखित यव शब्द कृषि हेतु प्रयुक्त होता है, तो यव जो है वो जौ को बोलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया वो पुरुषनी रावी नदी के किनारे लड़ा गया, अभी बताया था। ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो गाय को अधन्या भी कहा जाता था, जिसका वध ना किया जा सके, वध ना करने योग्य जो होता है उसे अधन्या कहते हैं गाय को। मोक्ष की चर्चा जो वैदिक साहित्य में मिलती है वो उपनिषद में मिलती है। वैदिक देवताओं में पुरोहित किसे माना जाता था? तो बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था, तो कुरु और पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता कौन का होता था? तो ऋग्वेद से संबंधित होता था। वैदिक काल में कर्मकांड ये कराते थे होता। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु है। ऋग्वेद में जो है मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा जो संबोधित किया गया है वो सरस्वती नदी को किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? तो वाजस्नेही संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? तो वाजस्नेही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव संबंधित थे, तो गौतम ऋषि गौतम रहुगण से। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। आयुर्वेद, आयुर्वेद का मतलब ही होता है जीवन का विज्ञान, और इसका सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। उपनिषद, वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, तो वो है मैत्रायणी। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जिंद अवेस्ता ऋग्वेद में समानता दिखाई देती है। अभी ये देखिए क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो अवेस्ता का संबंध अभी बताया था। जिंद अवेस्ता का संबंध किससे है? ईरान से। और ऋग्वेद का भारत से है। ये दोनों क्या है? वेदी के समानता समान है। तो ऋग्वेद का भारत से संबंध है, जिंद अवेस्ता ईरान से। प्राचीन भारत में निशा का स्वर्ण आभूषणों कहा जाता था। 14वीं सदी 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें ऋग वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो गोगाजकोई एशिया माइनर से। मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में विषय में नचिकेता और यम का संवाद है, तो कठोप उपनिषद में है। ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान के संबंध में आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कुभा क्रमु नदी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके सभी आगामी एग्जाम्स जो हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और चाहे आपका पेट भी एग्जाम दे रहा है उसमें भी ये बहुत रामबाण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो वही रहेगा। थोड़ी क्लास आपको बोरिंग भी लग रही होगी, लेकिन आप इसको जब सुन के जाएंगे 1 से 2 बार तो आपको लाभ होगा, क्योंकि हम सुनने से चीजें हमारी मेमोरी पावर में बैठती हैं, और वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे तुरंत दिमाग में क्लिक करती हैं जब 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे।
तो ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक कौन सी नदी थी? तो कुबा या क्रमु नदी बोला जाता है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किससे संबंधित हैं? तो इंद्र से। आर्य का मतलब क्या होता है? तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। अर्धव्यु अर्थ का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? तो के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित संकेतक हैं तो पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। और वैसे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। बस क्वेश्चन को डिफरेंस कर दिया गया। ये देखिए 2098 में पूछा गया, यही क्वेश्चन 2007 में, तो क्वेश्चन यही रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें, ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। और ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम जो हुआ है वो किस नदी के किनारे हुआ है? अभी देखिए 3 या 4 बार मैं ये क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, दशराग्य युद्ध वाला। तो ये अलग अलग एग्जामों में पूछा जा रहा है, पुरुषणी नदी किनारे। अब पुरुषणी की जगह वो लिख देगा रावी नदी आज के। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। प्राचीन हिस्ट्री से 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे तो चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं तो ये कहाँ है? पाटलिपुत्र में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था, शिशुनाग के समय हुआ था। ये मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो वो अजातशत्रु था। मगध का सम्राट जिसे अपरोप अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो अपरो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये महापद्म नंद को जाना जाता है। महापद्म नंद को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार लगा लीजिएगा। वो डायरेक्ट दे देगा। अपरो परशुराम किसे माना जाता है? कि अपरो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है? तो महापद्म नंद का। प्राचीन श्रावस्ती नगर का जो नगर विन्यास था वो आकृति वो किसके टाइप में थी? तो अर्धचंद्राकार थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती की राजधानी क्या किसकी थी? तो चेंद की राजधानी सुक्तिमती थी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि राजा नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, तो कहाँ? कलिंग में। उदयन बासव दत्ता की दंत कथा कहाँ मिलती है? तो ये कौशाम्बी में मिलती है। कहाँ? कौशाम्बी में। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो ये पाटिलपुत्र थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो धार्मिक आंदोलन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। हेड क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वही रिपीटेशन वाले क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। जैन धर्म, तो जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? वो कल्पसूत्र भी पूछ देगा। तो भद्रभाव ने की थी। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, देखिए 2021 में। अभी तक स्थापना और आपका किसने की, कहाँ पड़ता है, ये पूछा गया। किस से संबंधित? तो धर्मपाल की, विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी, वो भी आगे आ जाएगा। तो ये आपका विरोचन, अतीश, दीपांकर और रत्नाकर शांति थे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इन्हें भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन को डिफिकल्ट लेवल बनाने के लिए ये ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें स्थल और तीर्थंकर की, तो श्रावस्ती जो है वो संभवनाथ से है संबंधित। और काकंदी जो है सुविधानाथ से है। अयोध्या जो है वो ऋषभनाथ से है। और पभोसा किससे है? पद्म प्रभु से है संबंधित। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और कहाँ पूछा गया? आरओ मेंस में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन 3 स्टार लगा के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने कराया था? तो जॉन मार्शल ने कराया था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, जो उनके दामाद थे।
त्रिरत्न सिद्धांत कौन से हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स जो हैं, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा का गान करते हैं तो ये त्रिरत्न सिद्धांत, बस तीन रत्न आ जाए तो वो जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया अर्धमागधी भाषा में यापनी एक संप्रदाय है किसका? जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द का मतलब क्या इससे संबंधित है? तो जैन से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो ये पाटलिपुत्र में जो जैन सभा हुई थी उसमें श्वेतांबर का संपादन हुआ। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर मतलब जो नंग रहते हैं। तो प्रभास गिरि तीर्थ स्थल है किससे? जैनों का। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता वो कौन सा है? जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं तो अगम सिद्धांत कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार किया, किसने? चार्वाक जो हैं उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अब बौद्ध धर्म आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई वह स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा? कुशीनगर। बुद्ध के जीवन की घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, मतलब ग्रह त्याग किया था, उसी को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम, जिसे सारनाथ भी बोलते हैं। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा जो है निरक्षरता भी यहीं पर है, साक्षरता सबसे कम जो है वो श्रावस्ती में है। और सबसे ज्यादा प्रवचन भी यहीं दिए, तो सबसे ज्यादा वर्षा ऋतुएं भी यहीं बिताई थी। तो यही कारण था सबसे ज्यादा वर्षा ऋतुएं बिताई, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रवचन दिए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, तो वैशाली में दी गई। बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था तो देवदत्त जो इनका चचेरा भाई था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुबुद्ध जो था बुद्ध द्वारा रूपांतरित किया गया था। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है उसे हम त्रिपिटक बोलते हैं। अब बुद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, देखिए कंफ्यूज कर रहा है। बुद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, तो ये तीन रत्न बुद्ध धर्म में जो है बुद्धम और धम्मम और संघम। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये बोला जाता है बुद्ध धर्म में। तो यही बुद्ध धम्म और संघ है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ तो अजातशत्रु के शासनकाल में संसार अस्थिर है, क्षणिक है। यह कथन किसका है? बौद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो विनय पिटक है। विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। वह कौन था? तो मेघवर्मन था। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने दो बेन बनजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे दो बंजारे कौन थे? मल्लिक और तपस्सु। सप्तपाणी गुफा कहाँ पड़ती है? तो राजगृह बिहार में पड़ती है सप्तपाणी गुफा। नेक्स्ट की बात करें, विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्धों एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थल है? तो कौशाम्बी है। बौद्ध तथा जैनों दोनों ही किसमें विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में वो ये मानते हैं कि ये सही है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मानते हैं। अफगानिस्तान का जो बमियान है वो किस लिए फेमस है? बुद्ध की प्रतिमा के लिए। तो एक कहावत भी प्रचलित है कि बुद्ध अफगानिस्तान में जाकर मुस्कुराए थे, भारत में नहीं मुस्कुराए थे। तो इसलिए लाफिंग बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट है वो अफगानिस्तान के बमियानी की प्रतिमाओं में मिलता है। देश में मूर्ति पूजा की नींव जो रखी गई वो बौद्ध धर्म से। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई तो ये कुषाण काल था। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है तो ये गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार अभी देखिए आ गया था, तो ये पाल वंश से संबंधित था विक्रमशिला विहार। और ये इसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे तो सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है तो कौन सा है? बौद्ध गया। एशिया के ज्योतिपुंज
गौतम बुद्ध कहे जाते हैं। ये लाइट ऑफ एशिया जो है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका जो है प्रतीक है? तो देव और उसकी शक्ति के योग का। अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है जिसमें आधा शिव और आधा पार्वती दिखाया गया है, तो देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया तो कहां दिया था? सारनाथ में। इसका दूसरा नाम ऋषिपत्तनम है। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा जो की गई वो बुद्ध की, बाद में इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ, तो ये प्रथम उपदेश था। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, भागवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म। तो भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है। तो भीष्म पर्व का। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना किसने की? इक्ष्वाकु राजवंश ने। अब देवता और उनकी पहचान। तो शिव की जो पहचान होती है वो त्रिशूल से, विष्णु की चक्र से, गणेश की रस्सी या फंदा से। रस्सी या फंदा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। गणेश की तो बहुत कम लोगों को पता होती है, रस्सी या फंदा। और सरस्वती की वीणा हर कोई जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दार्शनिक और उनके जो दर्शन या संप्रदाय जो थे, तो रामानुजन का, ये बहुत क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी इसकी प्रबल संभावना है। 3 स्टार लगा देना। रामानुजन का है विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैत और निम्बार्क का द्वैताद्वैत, बल्लवाचार्य का शुद्ध द्वैत। रामानुज का जो है विशिष्टाद्वैत है, मध्वाचार्य का द्वैत, निम्बार्क का द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो मुंडन मिश्र शिष्य थे किसके? कुमारिल भट्ट के। मुंडन मिश्र किसके शिष्य थे? तो कुमारिल भट्ट के। ये देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया आरएफओ और एसीएफ में, मेंस में। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। कर्मणे देवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो है वो गीता में कहा गया। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान तत्व देता है, तो ये भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से थे? तो ज्योतिषी मठ, द्वारिकापुरी, श्रृंगेरी। नयनार कौन थे? तो शैव धर्म अनुयायी थे। और बल्लवाचार्य, इनका जो संप्रदाय था पुष्टि मार्ग। रामानुज का अभी देखा ही था विशिष्टाद्वैत, और मध्वाचार्य का द्वैताद्वैत, और शंकर का अद्वैत। मौर्य साम्राज्य की अब बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है तो विष्णु पुराण को माना जाता है। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है तो मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? जो विष का परीक्षण करता था। तो जांगली विद बोला जाता है इससे, जांगली विद। ये देखिए आयुर्वेदाचार्य का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था 2022 में। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं थे वो अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों में पत्थर के लिए पत्थर निकाला जाता था तो कहां से? चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है तो 12वां शिलालेख है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की तो 8 वर्ष बाद। अपने जो राज्याभिषेक हुआ उसके 8 वर्ष बाद कलिंग पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। प्राकृत भाषा के पोषक थे तो कौन थे? सातवाहन नरेश थे। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला तो सातवाहन के समय ही मिला। और कलिंग का जो युद्ध हुआ था, वहां का राजा जो खारवेल था, कलिंग में इतना जो नरसंहार हुआ, इतना खून बहा, उसी से अशोक का हृदय जो था वो परिवर्तित हो गया और ये बौद्ध धर्म का भी अनुयायी एक प्रकार से हो गया था उस दौरान। और हृदय चक्र इसका इसके बाद से इसने युद्ध करना छोड़ दिया था। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई तो कहां से? कुषाण के शासनकाल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार के क्षेत्र में जल प्रबंधन की व्यवस्था की और ध्यान दिया तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्धि का जन्म कहां से हुआ? अशोक लुम्बिनी से हुआ है। तो ये अशोक का एक शिलालेख है, उसी से हमें पता चलता है।
कि बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी से हुआ था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो ये अशोक ने करवाया था। जो आज जो है रुपयों पर और जो भारत सरकार का जो चिन्ह होता है, वो जो अशोक स्तंभ, अशोक की लाडली जिसे बोल देते हैं, तो वो अशोक द्वारा ही निर्मित थी। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ तो लौरिया नंदनगढ़ है। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, तो नागली सागर स्तंभ अभिलेख। उर्जला लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? तो 12वां शिलालेख जो है वो पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वो अनुराधापुर से चलता है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे तो प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया, वो कौन सी थी? अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी। इन लिपियों का प्रयोग अशोक ने किया था। इलाहाबाद में अशोक का स्तंभ सूचना प्रदान करता है, तो वह समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। फाइयान भारत आया तो 399 एडी में आया था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो 13वें शिलालेख में ज्ञात होता है। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने वाला कौन कहलाता था? समाहर्ता था। इसी को आज हम डीएम बोलते हैं, समाहर्ता को। अशोक का समकालीन तुरमय राजा कहाँ का था? ये मिस्र का था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन कौन था? तो एंटीगोन गोनटास था। एंटीगोन गोनटास। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह कौन सा था? तो वह राजधर्म था फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है तो कौन सा है? तो ये ब्राह्मी है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था तो अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया तो स्तंभों पर। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था तो पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए नहीं खुले थे। मौर्य काल में तक्षशिला के जो केंद्र थे वो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए खुले हुए थे। मौर्य काल में दंड विधान थे तो काफी कठोर थे। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत की बात कही गई तो शिलालेख ये कौन सा है? 12वां। मौर्योत्तर कालीन भारत, पोस्ट मौर्यन पीरियड की अब बात करते हैं हम, तो सिमुक संस्थापक था सातवाहन जो वंश था उसका। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए तो ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है तो किसका नहीं है? सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हाथी गुम्फा का अभिलेख से। राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश जो था वो कौन सा था? सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था वो सातवाहन था। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा के अभिलेख की तिथि है तो 81 ईस्वी सन। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन अंकन किसके काल में हुआ? तो कनिष्क के समय हुआ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया तो किसने? कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्र दामन से। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए तो वो भी कुषाणों ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन ने। और ये बनवाई थी चंद्रगुप्त ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम थे शुंग राजवंश के समय। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यवंत मित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर
कितना है? तो 135 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये मिलान से संबंधित था। डेमेट्रियस हिंद यूनानी और रुद्रदामन ये शक से संबंधित था। गोंडोफर्नीज ये पल्लव से, और बिम जो था वो कुषाण से। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण हम पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में विदिशा के पास वेशनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनाया? तो ये हेलियोडोरस ने। हमारे देश में को इंडिया जो संबोधित किया वो यूनानियों ने, यूनानी जो थे उन्होंने। हिंद यवन शाखा शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए कौन था? स्ट्रेटोस सेकंड। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो कौन था? मिम कर्डफेसिस। वीर भारतीय राजा का नाम जिससे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया? पुरुपोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया, तो ये मशक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इस पर 3 स्टार लगा लेना, क्योंकि जो थोड़ा अटपटा भी क्वेश्चन है और ये ऐसे अटपटे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा अधिक होती है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार को अलंकृत करते थे? ये कनिष्क के दरबार को। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो संगम युग आता है। तो संगम युग में चेर, चोल और पांड्य आते हैं। तो चोल वंश का शासक जो था वो शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किसने की थी? तो राज राजा प्रथम ने की थी। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम किस पर था? तो व्याकरण पर आधारित था। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी जाती है वो कौन सा है? कुराल। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? इलिंगो। और तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था तो तंजावुर में है। दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो चोल, चालुक्य और पल्लव के नाम से जाना जाता है। तो राज जो शासक हुए और उनका जो वर्ष पीरियड हुआ, तो राज राज्य जो थे 985 से 1015 ईस्वी पूर्व, और राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी, और कुलोतुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी, और विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी। ये बहुत अटपटा क्वेश्चन है लेकिन ये मेंस में पूछा गया है, तो इसलिए ये 3 स्टार क्वेश्चन है। आपके आगामी एग्जाम में अटपटे क्वेश्चन रखने के चक्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें राजवंश और उनकी राजधानियों की, तो पल्लव की कांची, कदम्ब की बनवासी, और पारड की मदुरा, और काकती की वारंगल। नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक प्रसिद्ध उदाहरण है तो ये चोल कला का है। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो वो कौन थे? वो चोल थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो वो चोल वंश ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चोलगंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया राजफस्ट ने। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तक, दक्कन के कुछ भाग तक। चोल शासकों ने के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो टोटा वारियम। चालुक्य की राजधानी थी तो बातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे तो स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो राजराज प्रथम था। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया तो मलिक काफूर ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो कुलोतुंग फर्स्ट था। 72 व्यापारी चीन में किसके दरबार में भेजे गए? तो कुलोतुंग फर्स्ट के। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम तक्कोलम का युद्ध जो था वो कब हुआ या किसके बीच हुआ? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है तो हेनसांग था। किस राजवंश द्वारा महिलाओं के को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए? तो ये चालुक्य थे। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन है। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो पुलिकेशन सेकंड के एहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख
के तिथि अंकन में शक संबंध को वर्ष 556 दिया गया है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे तो पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, नरसिंह वर्मन सेकंड द्वितीय। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था तो राजा राज के शासन काल में। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके जो राज्य थे, तो धनंजय का जो था वो कुस्तलपुर था, और नीलराज का जो था अवमुक्त था, उग्रसेन का पालक्का, और विष्णुगोप का कांची। ये देखिए 18 में पूछा गया, कितना अटपटा क्वेश्चन है। तो ये अटपटे क्वेश्चन ये हैं, यही क्वेश्चन आपका रिपीट कर देते हैं। आपको ये बहुत सीरीज जो है बहुत लाभ आपको देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजवंश और उनकी राजधानी से संबंधित है। तो राजवंश की बात करें तो पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची, पार्ट की मदुरा, और यादव की देवगिरी, और काकती की बारंबल। नेक्स्ट आता है गुप्त काल। गुप्त काल की बात करें तो मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है तो कुमारगुप्त फर्स्ट। शक विजयों के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त सेकंड की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की तो समुद्रगुप्त जो था। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दीनार बोला जाता था। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह क्या है? कांस्य सिक्का था, जिसे दीनार बोला जाता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो एरण का अभिलेख है। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है तो रेशम बुनकरों श्रेणी का। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्दा वाली प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त। राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ तो जो गुप्त ही थे। भाग और बलि क्या थे? ये राजस्व के स्रोत थे, या हम कह सकते हैं भाग और बलि जो थे वो कर थे। अधोलिखित में गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा क्या उनसे थी? तो ये दीनार थी। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य कर्म का सिद्धांत संबंधित है। मीमांसा से योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, और न्याय के गौतम। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है तो वेदों की प्रमाणिकता का बस अंतर है कि एक वेद को मानते हैं, दूसरा वेद को नहीं मानते हैं। जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक हैं, और जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया तो शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं तो ये भास्कर हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नामक एक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया तो यज्ञवाल्क्य ने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया वो नारद ने किया। पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ विस्तृत है? तो उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह थे। सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेख प्राप्त होता है वो एरण से। अभी पहले क्वेश्चन आ भी चुका है। कुमारगुप्त फर्स्ट के मंदसौर अभिलेख की श्रेणी का उल्लेख है तो रेशम बुनकरों की। चांदी के सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है तो ये समुद्रगुप्त है। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अभी ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। गुप्तोत्तर काल की बात करें, गुप्त पोस्ट गुप्ता पीरियड की, तो बाण भट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया? तो बृहदत्त का। अब विदेशी यात्री और उनका भारत में भ्रमण वर्ष, तो फाहियान था वो 399 से 414 ईसा पूर्व। एनसांग 629 से 645, इत्सिंग 671-72 से 693-94 तक। अलमसूदी 915 से 916 तक जो भारत में भ्रमण किया। ये देखिए 2021 आरओ में पूछा गया है। राजा जिसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता था तो गोपाल नंदीवर्मन या पल्लव मल्ल। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं तो अमरावती का स्तूप है। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं तो अमरावती और
नागार्जुनी कोंड का जो स्तंभ है वहां का। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया तो प्रबंधसेन प्रथम ने किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। छठवीं सातवीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो लाट एक जगह है वहां पर। कदम्बों की राजधानी कौन सी थी? तो गोवा। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित है? तो गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या था? तो द्रम्म द्रम्म। मध्य प्रदेश में हरसूद शहर का निर्माण किया तो हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया? तो कन्नौज और प्रयाग में किया था। नेक्स्ट की बात करें, प्राचीन भारत में अब स्थापत्य कला की बात करें तो ये हमारा लास्ट ही टॉपिक होगा। वह स्थान जहां शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया तो उदयगिरी गुफा जो है वो जो विदिशा में पड़ती है। महरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम क्या है? चंद्र। मिलिंद पानोह राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन था? नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के 3 के हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर कहाँ बनाया गया? किसके द्वारा? तो नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था तो पल्लवों द्वारा। हीनयान अवस्था तथा का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है तो कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। वह केंद्र कौन सा है? कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 स्वरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है तो कन्हेरी की गुफा है। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। गंधार कला शैली का संश्लेषण भारतीय तथा यूनानी दोनों का मिश्रण है गंधार कला। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो दक्षिणी तोरण जो है सोनगिरी, जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, कहाँ है? दतिया में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पड़ता है? माउंट आबू राजस्थान में। नेक्स्ट की बात करें, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, माउंट आबू में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव फर्स्ट द्वारा किया गया। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या होता है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से होता है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो ये नागर शैली में है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए कौन सी विख्यात है? तो एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। चंद्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ है? कांची में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, कहाँ है? तिरुमला तिरुमल्ला पहाड़ी पर। तो तिरुमल्ला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश की, जिन्हें भगवान रंगनाथा भी बोला जाता है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है वो पल्लवों का। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ कहाँ निर्मित हुआ था? किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के। शैल का स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है वो कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो बृहदेश्वर मंदिर की है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया तो पल्लवों द्वारा। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है तो औरंगाबाद महाराष्ट्र का। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया वो चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर सूर्य से संबंधित है और कहाँ है? उड़ीसा में। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर तो ग्वालियर का तेली मंदिर जो है अजंता की चित्रकारी दर्शाती है। जहाँ तक कथाओं को खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था तो चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदी तथा जैन शैलकृत गुफाओं एक साथ विद्यमान है तो एलोरा में। स्तूप सांची चित्रकारी बांग की गुफाएं जो है। कनिष्क का सिरविहीन मूर्ति जो है वो मथुरा में मिली। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में, जो ललितपुर में पड़ता है।
अब प्राचीन साहित्य और साहित्यकार की बात करें तो पुस्तक और लेखक, देखिए कितना क्वेश्चन को घुमाया है। रास पंचाध्यायी नंददास, चैतन्य भागवत वृंदावन दास, चैतन्य मंगल जयनंदा, भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। नेक्स्ट ग्रंथ और रचयिता की बात करें तो रागमाला पुंडरीक विठल, राग कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा था ख्वाजा जियाउद्दीन नखासवी ने। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट न्याय दर्शन के जो थे वो गौतम, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर वैशेषिक कणाद। ये देखिए 2023 यूपीपीसीएस में पूछा गया। न्याय के गौतम, उत्तर मीमांसा बादरायण, जैमिनी, पूर्व मीमांसा और वैशेषिक कणाद। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है तो 120 अध्यायों और 8 खंडों में। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है तो खुंदक निकाय। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है तो विशाख दत्त। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे तो दंडिन थे। नेक्स्ट की बात करें द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है तो डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया तो जॉनराज और श्रीवर ने। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे तो मनु थे। महाभारत मूलतः जानी जाती है तो जय संहिता के नाम से या सत सहस्त्र संहिता भी इसे बोलते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे तो कुमारपाल की। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है तो भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधि वेत्ता कौन थे तो विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में जैन धर्म के अनुयायी कौन थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी तो किसने भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की तो वो कौन थे आर्यभट्ट। गौड़वाहों के रचयिता कौन थे वाकपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था तो ब्रात्र क्षत्रियों का फालन क्षत्रिय जो थे। प्राचीन भारतीय विचारकों में से वेद व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या किसने की तो मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की तो सोमेश्वर थर्ड ने की थी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक प्राचीन पूर्व मध्यकाल होगा दोस्तों। पूर्व मध्यकाल ये हाँ थोड़ा बचा हुआ है, इसे और कंप्लीट कर लेते हैं फिर हमारा मध्यकालीन है। पूर्व मध्यकाल जो है वो 800 से 1200 ईस्वी प्री मिडेवल पीरियड आता है। तो इसमें जो सूची है सरबर्मन असीलगढ़ ताम्रपत्र और ईश्वर वर्मन जो है वो जौनपुर प्रस्तर अभिलेख और ईशान वर्मन जो है हराहा पाषाण अभिलेख और जीविता गुप्ता जो सेकंड है देव वर्णक अभिलेख। ये भी प्री में ही पूछा गया है। चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था तो नन्नक। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई तो द्वार समुद्र में। ये गुजरात में पड़ता है द्वार समुद्र। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन थे पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये त्रिपक्षीय संघर्ष भी पूछ सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन नहीं था या कौन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बताया था धर्मपाल संस्थापक थे। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया कहा सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था तो वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी क्या था होयसल। पाल वंश के संस्थापक कौन था तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी तो बनवासी थी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरणों को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे तो क्षेमचंद्र। चंदेल राजा जैन का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था तो यशोवर्मन थे। एक नए संबंध को चुनाने का यश प्राप्त होता तो इन्हीं लक्ष्मण सेन को प्राप्त होता। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था तो विद्याधर थे। जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम बुंदेलखंड था। कनिंग नरेश खारवेल कहाँ का से संबंधित था तो चेदी वंश से।
शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था तो धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा तो संगीत राज लिखा था। अब विविध की बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। तो शासक और पहले हम बात करते हैं वह पुरास्थल जहां सुपारी के दो कार्बनीकृत बीज पाए गए तो बटगल है। गोविंद राज थर्ड जो है वो राष्ट्रकूट वंश से, वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश से, उदयपाल पाल वंश से, नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है पल्लव वंश से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है तो अजंता की गुफा। पर्यटकों के आकर्षण और स्थान की बात करें तो कमीर की जो समाधि है वो मगहर में है, बस्ती में। सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में है। और गोविंद देव मंदिर वृंदावन में और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। यहीं बौद्ध की महापरिनिर्वाण हुई हुआ था। राजवंश और राजकीय प्रतीक की बात करें तो परमार का जो था वो सूर्यदेव थे। मलय केतु जो थे, मलय कहते हैं केतु राजवंश का जो प्रतीक था वो वराह था। और चंदेल का जो था वो राजलक्ष्मी और गुज्जर प्रतिहार का भगवती। जगदल बिहार के जो राजा थे वो रामपाल थे। विक्रमशिला बिहार के धर्मपाल और सोमपुर बिहार के धर्मपाल। और सालवन बिहार के जो थे वो श्री भवदेव थे। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है तो पालिताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी तो नाना देशी एवं नगरम। उद्दालक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे तो कुरपंचाल में। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया तो भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कौन सा था तो प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह है कहीं नहीं। किसमें कहा गया तो महाभारत ग्रंथ में ये कहा गया है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कौन सा था तो उपज का छठवां भाग जो था वो मान्य कर था, यानी जो दिया जाता था। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे तो विदक भागम बोलते थे। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था तो विजयनगर राजाओं के। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तो तक्षशिला का। बेलगोला में गोमितेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई तो किसने, चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी जो थी वो तंजौर थी। एम्फोरा जार होता था एक, लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार होता था। विक्रम संवत का प्रारंभ जो हुआ वो 57 में। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है किसकी, पुराना किला दिल्ली की। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसकी क्लास कंप्लीट होती है। ये सभी जो PYQ हैं आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत रामबाण सिद्ध होंगे। आपको क्लास थोड़ी बोरिंग भी लगी होगी, लेकिन इस बोरिंग में अगर आपने क्लास देख ली तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो चौंकाने वाला होगा आपके एग्जाम में। क्योंकि आप जब एग्जाम देके आएंगे तो देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं। 50 से 60% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।